तो बच्चों स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइट व्यू एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम किसी लेक्चर की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने आने वाले 25 फरवरी को जो सीबीएसई की ओर से साइंस का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बारे में बात कैसे करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर दे दिए और आज जो हमारा पेपर था उसका था कि सर आज पेपर था इंग्लिश का। तो आज इंग्लिश लिटरेचर पेपर देने के बाद अब नेक्स्ट पेपर जो 25 फरवरी को होने वाला है वो रहेगा साइंस का। और साइंस का पेपर होने से पहले जो सैंपल पेपर कुछ बच्चों तक पहुंच चुका है, कुछ बच्चों तक हो सकता है नहीं भी पहुंचा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए आप लोगों के लिए। तो आइए इन सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, इनके सॉल्यूशंस देखते हैं और इन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए उसी पैटर्न, उसी लिजेसी और उसी स्पिरिट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे लाइक अ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई। ठीक है, चलिए सेक्शन ए। अब जब हम बात करेंगे सेक्शन ए की, तो हम अभी तक ये जान चुके हैं कि सीबीएसई ने जब अपना बोर्ड का पैटर्न चेंज किया था, उस बोर्ड के पैटर्न में उसने क्या बोला था कि भाई उसने पहले ही बोल दिया था कि हम इस बार जो एग्जामिनेशन लेंगे उसमें किसी भी तरह से जो सेक्शंस होंगे वो सेक्शंस कभी भी मिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही सेक्शंस हमेशा अलग अलग होकर चलेंगे। इट मीन्स कि पहला सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी का, सेकंड रहेगा केमिस्ट्री और थर्ड रहेगा फिजिक्स का। बायोलॉजी के सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस को बायोलॉजी के सेक्शन में ही सॉल्व करना है, आपको उन क्वेश्चंस को केमिस्ट्री में लेकर नहीं जाना है। और केमिस्ट्री वाले सेक्शन के क्वेश्चंस को केमिस्ट्री में सॉल्व करना है और फिजिक्स वाले सेक्शन क्वेश्चन को हमें फिजिक्स में ही सॉल्व करके चलना है। तो उसी सेम पैटर्न, उसी स्पिरिट के साथ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लेके आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए ऑफ बायोलॉजी फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 साइंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि याद रखना है यहाँ पे कि सीबीएसई में बायो वाले सेक्शन में आपको 7 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। कितने कि सर टोटल हमें यहाँ पे 7 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। उन 7 एमसीक्यूज में से हमारा पहला जो एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो। तो बोला गया है हमें नीचे दिए गए सीक्वेंस में से ये बता दीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है ग्लूकोज का, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज का हो रहा है उसमें नीचे दिए गए कुछ सीक्वेंसेस में से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो चलिए एक बार पढ़ते हैं कि ग्लाइकोसिस, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेसिस। सेकंड हमें दिया गया है कर्ब साइकिल, ग्लाइकोसिस, एटीपी सिंथेसिस, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। ग्लाइकोसिस, एटीपी सिंथेसिस, कर्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोसिस, कर्ब साइकिल और एटीपी सिंथेसिस। तो आप सभी मुझे पता है बहुत बहुत तरीके से समझ चुके होंगे कि इसमें जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस हमें ये देखकर चलना है कि हमारा जो आंसर बनेगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। कोई घबराने की बात नहीं है, प्रॉपर हम जानते हैं कि इसका सीक्वेंस बनता है कि सबसे पहला होता है ग्लाइकोसिस, सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस, देन कर्ब साइकिल के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनेगी, तब जाकर जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आएगी उसका सिंथेसिस होगा। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट्स। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो बेटा हार्मोन वाला चैप्टर था, वो हार्मोन वाले चैप्टर मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या किसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और जाना था कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स और अलग अलग
सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए काम आते, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शन में काम आते, और अलग अलग ग्लैंड्स जो होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स बनते हैं किसमें, कहाँ सीक्रेट होते हैं, कैसा ग्लैंड से। तो अलग अलग ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को कैरी आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा। पहला, ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसा, ब्लड कैल्शियम लेवल से संबंधित तो अभी तक हमने एनसीईआरटी में कुछ देखा नहीं। सेकंड, ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि हाँ सर इसका एक हार्मोन होता है। सेकंड, मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ ऑफ किडनीज। वेट वेट वेट, मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ, ये किडनी वाला वर्ड बेटा इसका है कि वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। तो अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो मेनली क्या काम करता है। इस थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मेन काम है वो है हमारी मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, हमारी ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन अराइजेस कि थायरॉक्सिन का क्या काम है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन विल गोज विद द मेटाबॉलिक रेट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is the correct match of the method of reproduction F and the organism। बोला गया है कि नीचे कुछ आपको रिप्रोडक्शन के मेथड दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ रिप्रोडक्शन के मेथड दिए गए हैं और उसके सामने कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं। क्या आप इनमें से ढूंढ सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का मेथड जिस ऑर्गेनिज्म के साथ पेयर में बनाया गया है क्या वो सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बोला गया है बर्डिंग, बर्डिंग क्या है, कैसा, बर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन या द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके साथ हमने अमीबा को जोड़ दिया। क्या ये करेक्शन, क्या ये करेक्ट है, क्या ये सीक्वेंस, क्या ये पेयर सही है, क्या अमीबा बर्डिंग से रिप्रोड्यूस करता है। देखते हैं बाइनरी फिजन, क्या हाइड्रा बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, क्या राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है, या फिर क्या प्लाज्मोडियम रीजनरेशन द्वारा रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पेयर हमें दिए गए इन पेयर में बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जो पेयर करेक्ट है, जिस पेयर में जो ऑर्गेनिज्म आपको दिया गया है वो उसी मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा जो मेथड उसके साथ पेयर किया गया है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें अमीबा की, कि सर अमीबा जो बर्डिंग के साथ मैच है, इसका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बर्डिंग के साथ कैसे हो सकता है। अमीबा का बर्डिंग के साथ तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बर्डिंग का होता है हाइड्रा के साथ, इसके साथ कैसा बर्डिंग का चलता है। बर्डिंग इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं वो हाइड्रा मैच कर रहा है कि हाइड्रा जो है वो बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं अमीबा की, तो याद रखना अमीबा जो होता है वो बेटा अमीबा यहाँ पर तो बर्डिंग से मैच है, जबकि ऐसा नहीं है। अमीबा जो होता है वो अमीबा रिप्रोड्यूस करेगा लेकिन बाइनरी फिजन से। किससे, किसा बाइनरी फिजन से। अब क्या बच रहा है कि अब बच रहा है राइजोपस और प्लाज्मोडियम। राइजोपस मैच है स्पोर फॉर्मेशन से, प्लाज्मोडियम मैच है रीजनरेशन से। तो अब क्या करें, इसमें कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल सा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन से मैच है और प्लाज्मोडियम जो है वो रीजनरेशन से मैच है, जबकि यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं अपने ऑप्शंस में कि सर प्लाज्मोडियम रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम कभी भी रीजनरेशन नहीं करता। वो क्या करता है कि सर प्लाज्मोडियम का हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई बेटा, कोई बात नहीं, प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन के मेथड से, मल्टीपल फिजन के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो सर ऐसे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। ऑप्शन बी गलत हुआ, बिल्कुल। ऑप्शन डी भी गलत हो गया, बचा हुआ ऑप्शन सी,
कि स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है वो राइजोपस से मैचिंग कर रहा है। इट मींस कि राइजोपस जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा ही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखना है हमें कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर अलग अलग रिप्रोडक्शन के मेथड को अलग ऑर्गेनिज्म से जोड़ देगा या किसी नए ऑर्गेनिज्म से जोड़ देगा जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमें इन कंफ्यूजन में नहीं फंसना है, उसकी इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें पता करना है कि एग्जैक्ट पेयर क्या है, कौन सा मेथड प्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है या फिर किसका पेयर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल एंड अ प्योर ड्वार्फ। बना लेते हैं, प्योर टॉल बनाया, प्योर ड्वार्फ बनाया, ठीक है बन गया। द जीनोटाइपिक रेशियो, ओके यहाँ पे दो रेशियो होते हैं, याद रखना बेटा। हमने हेरेडिटी में पढ़ा हुआ था कि हेरेडिटी ने देखा था रेशियो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है, या फिर हम कहें कि जीनोटाइप क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। जीनोटाइप मतलब कि वो जो जीन्स में चेंजेस आए, मतलब जो हमारे अंदर तो है लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो क्वालिटी, वो जीन्स, वो चीजें जो हमारे अंदर मौजूद है लेकिन वो विजिबल नहीं है, दैट इज जीनोटाइप। और फिनोटाइप में क्या आ गया था, फिनो, फी, पीएच, फिजिकल, मैच करना, फिनोटाइप फिजिकल, पीएच पीएच। तो फिनोटाइप वो रेशियो, वो प्रॉपर्टीज, वो ट्रेड्स जो फिजिकली हमें अपीयरेंस में आए, जो फिजिकली हमें दिखाई दे, दैट इज फिनोटाइप। तो यहाँ पर क्या फिनोटाइप पूछा गया है कि नहीं सर, यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है। तो अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्योर टॉल प्योर डॉग के दो ट्रेट ले लेंगे। चलिए क्रॉस करते हैं, यहां से एक ट्रेट आया, सॉरी एक एलील आया, एक एलील यहां से आया, इनने क्रॉस किया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा क्या था कि सर ये हमने जब इसको क्रॉस करवाया। अब बात आती है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाना है प्योर टॉल प्योर डॉग के बीच में। तो अब ऐसी कंडीशन में याद रखना बेटा कि या तो वो प्योर टॉल बनेगा बिल्कुल, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर दोनों कैपिटल स्मॉल टी। लेकिन देखें ध्यान से इसमें कि या तो दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल। इसमें रेशियो कैसे बन रहा है कि रेशियो अगर हम बात करें फिनोटाइपिक की, तो फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई दे, जो अपीयरेंस में आए। वो अपीयरेंस में कौन सा आता है, जो डोमिनेंट हो, जिसके साथ अगर एक भी डोमिनेंट है तो वही क्या आएगा, अपीयरेंस में आएगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो डोमिनेंट है बिल्कुल अपीयरेंस में आएगा, इसमें डोमिनेंट है बिल्कुल है अपीयरेंस में आएगा, इसमें डोमिनेंट है बिल्कुल है, इसमें भी अपीयरेंस में, मतलब ये तीनों में डोमिनेंट साथ में है, इसका मतलब टॉल, इसमें डोमिनेंट नहीं है इसका मतलब शॉर्ट। तो क्या हो रहा है कि सर तीन कंडीशन ऐसी बन रही है जिसमें टॉल रहेगा, तीन लिख दिया, एक कंडीशन ऐसी बन रही है जिसमें शॉर्ट रहेगा, एक लिख दिया, तो 3:1 रह जाएगा हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो हमें फिजिकली अपीयर्ड हो रहा है। अब बात करते हैं जीन्स की, अब बात करते हैं उनकी जो हमें विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी मौजूद है। अगर इसकी हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी में, हम देखें डोमिनेंट कैपिटल टी है, इसका मतलब कि हाइट तो भाई इसकी जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी, लेकिन क्या इसके पास छोटा वाला टी नहीं है, क्या स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल टी है बिल्कुल है, उसके जीन्स हैं बिल्कुल है, उसके एलील्स हैं बिल्कुल है, लेकिन ये विजिबल नहीं है। तो ये फिनोटाइपिक नहीं, ये जीनोटाइपिक में काउंट होंगे। इसमें कि सर ये जीनोटाइपिक में काउंट होंगे, कैसे काउंट होंगे चलिए देखते हैं। दोनों कैपिटल टी दैट इज 1, दोनों स्मॉल टी दैट इज 1, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, कितने एक सर 2, तो क्या बन जाएगा, तो बेटा 1:2:1, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा। चलिए मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1:2:1, ओके, ऑप्शन नंबर बी 3:1, 3:1 आ गया, लेकिन 3:1 किसका था, दैट इज फेनोटाइपिक रेशियो।
अगर हम बात करें ऑप्शन डी ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं बेटा हीट्रोजाइगस तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम बात करें ऑप्शन सी 1:1, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1:2:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर द प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। चलिए कोई डाउट क्या? नहीं सर समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता क्या है कि सब बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है वो चीज जो डिकम्पोज हो जाए, वो चीज जो डिकम्पोज हो जाए विद द टाइम एंड द नेचुरल कंडीशंस, जो डिकम्पोज हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए डिकम्पोजर्स द्वारा, कीड़े मकोड़ों द्वारा, तो वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक। तो भाई पॉल्यूशन जो होता है वो पॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो पॉल्यूशन जो समय के साथ साथ नष्ट हो जाए, दैट इज ऑर्गेनिक। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो समय के साथ साथ नष्ट ना हो, जो हम ये कहें कि ऑर्गेनिक नहीं है ऐसा मान लो। ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया गया था कि वो एग्जांपल दो जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हो। ऑप्शन नंबर ए पॉलीथीन क्या है कि सर नहीं, पॉलीथीन कभी भी डिकम्पोज नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी डीडीटी कि सर ये भी डिकम्पोज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सीवेज कि हाँ सीवेज जो हमारे घर का सीवेज वेस्ट होता है वॉशरूम का, बाथरूम्स का, तो वो रहता है, वो जो रहता है वो क्या है कि सर वो डिकम्पोज हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। तो हम आंख बंद करके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में ऑप्शन नंबर सी सीवेज पर टिक लगा देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। तो भाई फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट की जो रिएक्शन थी वो हम लोगों ने पढ़ रखा है जितना, वो सर ने बताई थी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो होती है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है। तो इस बात को बहुत 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 माइंड में बिठा लेना कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन क्या है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट which is बताओ which is included in the light dependent reaction of photosynthesis। कि सब फोटोसिंथेसिस तो बहुत बार पढ़ रखा है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रखा है, लेकिन ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के बारे में पहली बार सुना है। तो बिल्कुल बेटा थैलाकोइड जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में बिल्कुल आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। ये आती ही 9th में सीबीएसई में, क्योंकि आपका लेवल हटके है, यू आर नॉट फ्रॉम द एमपी बोर्ड, तो लेवल इज ऑलरेडी हाई बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू प्रिपेयर टू अपीयर इन द नीट और द सी। चलिए बने रहिए, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस सेक्शन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर। किसा हम लोगों ने पढ़ रखा था कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स एक्सेस वाटर को छोड़ देते हैं। भाई उन्होंने प्लांट्स ने रूट्स के द्वारा पानी को लिया, उन्हें जो भी प्रोसेस करनी थी अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, उन्होंने उस प्रोसेस को पूरा किया। अब प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी उनके पास बचा हुआ है, उस एक्स्ट्रा पानी का, उस एक्सेस वाटर का वो क्या करें? तो जाहिर सी बात है वो हटा देंगे, क्योंकि जो चीज हमारे काम की ही नहीं, क्या करेंगे उसको रखकर। तो उन्होंने उसको हटा दिया। कैसे? तो उस प्रोसेस का नाम बताओ। तो याद रखना उस प्रोसेस का नाम ट्रांसपायरेशन। क्या है कि सर उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच
प्लांट्स गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर इफ नॉट नीडेड। अगर प्लांट्स को एक्सेस वाटर जो उनके अंदर बचा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है तो वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा पत्तियों से या जड़ों से उसको बाहर भाप वेपर बन के हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे कि असर्शन रीजन। याद रखना सेक्शन ए बायोलॉजी में आपको 7 एमसीक्यू के बाद 2 असर्शन रीजन देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों असर्शन रीजन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। होता क्या है कि असर्शन रीजन में हमें 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक असर्शन का एक रीजन का। असर्शन का जो स्टेटमेंट है आपको पढ़ना है क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। रीजन भी आपको पढ़ना है क्या वो ट्रू है या फॉल्स। इसके बाद थोड़ा ट्विस्ट आता है, असर्शन का जो स्टेटमेंट दिया था और जो रीजन का स्टेटमेंट दिया था उन दोनों में लिंक क्या बनेगी, तो लिंक ये बनेगी क्या रीजन असर्शन वाले सेंटेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर रीजन असर्शन वाले स्टेटमेंट या सेंटेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, देन इन दिस कंडीशन you have to take mark the option number A, which is both assertion and reason are true and R is the correct explanation of it. लेकिन कभी कंडीशन ऐसी भी बन जाएगी जहां पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना दे पाए। तो जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना दे पाए उस कंडीशन में हमें क्या जाना है, ऑप्शन नंबर बी पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट यहां है कि रीजन असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। स्टेटमेंट गलत नहीं है बट रीजन इज नॉट गिविंग द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इन दिस कंडीशन ऑप्शन नंबर बी। एंड अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है, मतलब कि असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है और रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है, देन ऑप्शन नंबर सी। और अगर असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत है और रीजन वाला सही है, देन ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम असर्शन और रीजन को सॉल्व करके चलेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा वो ये रहेगा कि आपको दोनों स्टेटमेंट बहुत केयरफुली रीड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन ए, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, तो बिल्कुल करेक्ट है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है कि बोला गया असर्शन में क्या बोला गया कि जो ब्रेन है वो स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा। मतलब कि ब्रेन जो हमारा होता है वो ब्रेन चारों ओर ब्रेन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक लिक्विड भरा रहता है। उसके बाद रहता है ये स्कल, ये स्कल स्कल के अंदर ब्रेन, और ब्रेन और स्कल के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे गिर जाते हैं, सिर में लग जाती है, झटका पड़ जाता है, कहीं टकरा जाते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रेन डायरेक्टली स्कल से ना टकराए तो वो जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम होता है, वो झटकों को सहना, डायरेक्टली ब्रेन पर झटका ना लगे तो उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का काम ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करते हैं। जैसे कि बाइक में होता है, सॉकर लगे होते हैं, डायरेक्टली झटका ना लगे तो क्या होते हैं, सॉकर लगे होते हैं, वो सॉकर उन शॉक उन जर्क्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल, तो इसी वजह से ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए सबसे पहले सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चारों ओर भरा रहता है, उसके बाद स्कल। इस तरह से ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, तो असर्शन ट्रू है। अब रीजन पे आते हैं कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। देखो वही बात आ गई कि नहीं आ गई जो अभी बताई थी मैंने कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, एज अ शॉक ऑब्जर्वर, वो एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है जिससे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना आए। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब असर्शन जो दिया था उसको रीजन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। देन ऑप्शन नंबर ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू मोर वेरिएशन देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने देख रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। मेल के स्पर्म्स जब फीमेल के ओवम से कांटेक्ट में आते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो स्पर्म्स और ओवम की फर्टिलाइज होने से पहले की प्रोसेस कि उनका बनना, स्पर्म्स का बनना और ओवम का बनना, बनने से पहले उनके अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं होता, वो पहले कॉपी होगा, कॉपी होने के बाद वो डीएनए उन स्पर्म्स और उन ओवम में ट्रांसफर होगा। लेकिन कॉपी होते टाइम डीएनए में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिस एरर की वजह से एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टी उन पेरेंटल या उन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो पाती। और एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्रेड्स या प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना होने की वजह से, कॉपी करने के टाइम पे वेरिएशन आने की वजह से, एरर्स आने की वजह से ये वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है, ट्रू। रीजन पे आते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइंस, मैंने बताया था ना अभी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो व्यक्तियों का डीएनए आपस में कंबाइन होता है, बिल्कुल सही। क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशन, इससे नया कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि डीएनए कॉपी होने के टाइम उसमें एरर्स आते हैं, जिन एरर्स की वजह से वेरिएशन बनता है। तो वही यहाँ दे रहा है कि डीएनए कॉपी हुआ, एक नया कॉम्बिनेशन बना, किसका, उन जेनेटिक मटेरियल्स का, उन डीएनए का, जीन्स का, जिसकी वजह से वेरिएशंस आए एरर्स की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब हमारा स्टेटमेंट जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा, मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यूज और दो असर्शन रीजन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड और अब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चंस पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 2 मार्क्स, पढ़िए और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। नेम द एंजाइम सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम बताना है जो क्या कर रहा है, जो पेप्सिन में पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना कि पेप्सिन जो है, उस पेप्सिन में पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम जो यूज हो रहा है वो एक एसिड का फॉर्म होता है। किसका, कि सर वो एसिड का फॉर्म होता है जो ब्रेक कर देता है पेप्सिन को। उस एसिड का नाम है HCl, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक, के स्टमक में HCl का क्या रोल है। सबसे पहले स्टमक में HCl का जो मेन रोल है वो क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, पेप्सिन को तोड़ना जिससे पेप्सिन बन सके, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मैंने बताया था कि वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें, किसा प्रोटीन डाइजेशन में। HCl कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे, किसा पहला वो पेप्सिन से पेप्सिनोजेन बना रहा है। ठीक है, सेकंड वो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। सेकंड वो हमारे पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए HCl स्टमक में डाइजेशन के दौरान हेल्पफुल रहता है। तो हम क्या लिखेंगे कि HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम बाय विच पेप्सिन breaks into pepsinogen and kills harmful bacteria and helps in the protein digestion।
तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ वॉलंटरी एक्शन। अगर हम बात करें रिफ्लेक्स और वॉलंटरी एक्शंस के बारे में, तो रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो सडन होते हैं, एकदम से अचानक से क्या हुआ कि मैं खड़ा हूं, मैंने इस पोडियम पे हाथ रखा और मेरा ध्यान कहीं और है, मैं कुछ और सोच रहा हूं, मैं किसी और के बारे में बात करूं, अचानक से पोडियम जलने लगे, अचानक से पोडियम में आग लग जाए और मेरे हाथ को जैसे ही फील होगा कि कुछ गर्म हो रहा है, कुछ जल रहा है, तो हाथ में मौजूद नर्व्स तुरंत ही उस मैसेज को कहां पहुंचाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक। कहां पहुंचाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड फिर उस मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगा, वो तुरंत ही एक्शन लेगा कि अपना हाथ हटाओ पीछे, अपना हाथ हटाओ पीछे। आप देखते हो मैं जैसे आप खड़े होते, आप खड़े होते होते अचानक किसी ने आपको मारा या अचानक आपका हाथ जहां रखा हुआ वो जलने लगा, तो आप पहले हाथ उठाओगे, उसके बाद देखोगे क्या हुआ कि आप कहीं खड़े हुए हो, आपका हाथ जलने लगा, आपने पहले हाथ हटाया, उसके बाद वहां पर नजर गई, उसके बाद वहां पर नजर गई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ब्रेन तक बाद में खबर पहुंची, पहले स्पाइनल कॉर्ड ने ही, जैसे ही खतरा महसूस हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने ही ऑर्डर दे दिया, उसने ब्रेन तक बात ही नहीं पहुंचाई। जब वो पूरा हो गया तब ब्रेन को पता चला। तो ऐसे एक्शंस, जिस एक्शन में ब्रेन काम नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली ऑर्डर देता है, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली एक्शन ले लेता है, मतलब अचानक से सडन होने वाले एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो हमारे बस में नहीं होते। फिर आता है अपना कौन सा, वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे वश में है, जो हम करना चाहें तो करेंगे, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, क्या है कि सर ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड पर लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं है तो मैं पेन को नहीं चला रहा, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ रहा। तो वो एक्शंस जो हमारे वश में हो, हम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन जो सडन एक्शंस होते हैं, जिनका ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करती है, और ये सडन एक्शंस होते हैं जो हमें खतरों से बचाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस क्या है, इज अ कॉन्शियस डेलिबरेट एक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, के मन है तो कर रहे हैं वरना नहीं कर रहे, जाओ हमें नहीं है मतलब, दैट इज वॉलंटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, स्टेट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन में प्लेसेंटा का एक कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना है। व्हाट चेंजेस अकर इन द यूटेरस लाइनिंग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस आफ्टर ओव्यूलेशन। चलिए, दो क्वेश्चन हैं, दोनों रिप्रोडक्शन से हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है वो बताओ। दूसरा कैसा, दूसरा बोला गया है कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे अगर ओव्यूलेशन पीरियड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर ओव्यूलेशन पीरियड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हम जानते हैं कि वो एग्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं पीरियड्स, या फिर मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल हमारी चलती है, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स में जो पीरियड्स हो रहे हैं उनमें क्या होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से जो एग्स हैं वो एग्स बाहर निकल आते हैं ब्लीडिंग के टाइम पे। ठीक है, पढ़ रखा है हमने, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑप्शन कि प्लेसेंटा का एक फंक्शन। आइए, प्लेसेंटा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड, कि सर मम्मी के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। वो बेटा बात ऐसी है कि प्रेग्नेंट जब हो जाते हैं, कोई वुमेन, कोई औरत, कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके कोख में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे तक न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन
कैसे पहुंचे, वो कैसे जिंदा रहे। तो ऐसी कंडीशन आप देखते हो कि उस बच्चे की नाभि से एक हल्की सी पाइप कनेक्ट रहती है मम्मी की बॉडी से। जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते हो नाभि से एक पाइप कनेक्ट रहती है, उस पाइप को काटा जाता है, उस नली को काटा जाता है, तो वो है क्या, दैट इज प्लेसेंटा। दैट इज प्लेसेंटा। हो क्या रहा है कि वुमेन की बॉडी से और उस नए नवजात शिशु, उस बच्चे की बॉडी के बीच का जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। वुमेन बॉडी से ब्लड में से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को प्लेसेंटा उस बच्चे तक पहुंचाती है, जिससे उस बच्चे का प्रॉपर नरिशमेंट हो सके, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच सके। इसीलिए प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है। अगर प्लेसेंटा खराब हो जाती है या नहीं होती है, या इन केस वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, तो बच्चा जन्म नहीं ले सकता। ठीक है, तो प्लेसेंटा का मेन काम क्या है कि प्लेसेंटा माँ की कोख से बच्चे के बीच में कनेक्शन पैदा करती है। सेकंड, वो बच्चे का नरिशमेंट और ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करती है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि क्या चेंजेस आएंगे यूटेरस लाइनिंग में अगर ओव्यूलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन ना हो। ओके, अगर ओव्यूलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन ना हो तो ऐसी कंडीशन में देखो, जो हमारा यूटेरस लाइनिंग है वो पहले तो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने की वजह से जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स आते हैं। यूटेरस लाइनिंग जब ब्रेक हो जाती है तब पीरियड्स आते हैं, और ब्लीडिंग के साथ वो एग्स वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पी प्लांट, in pea plant, round seeds are dominant over wrinkled seeds and yellow seeds are dominant over green seeds. ठीक है, राउंड सीड डोमिनेंट है ओवर 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 wrinkled seeds. ओके, एंड देन येलो सीड्स आर डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड्स। ठीक है, कर लिया हमने। राइट द जीनोटाइपिक ऑफ अ पी प्लांट दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रीज। ओके, हमें क्या करना है, हमें उस पी प्लांट के लिए एक जीनोटाइप बताना है। क्या बताना है, जीनोटाइप बताना है। ओके, जो कैसा हो, जो हेटेरोजाइगस हो। हेटेरोजाइगस मतलब कि जिसमें सेम ट्रेट्स ना हो, सेम एलील्स ना हो, डिफरेंट डिफरेंट एलील्स हो, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ हो। तो ठीक है, एक आर आर वाई वाई बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। अगर हम एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल ले लें तो क्या कोई सेम है, सब बिल्कुल नहीं है। सेम नहीं है तो फिर ये होमोजाइगस नहीं है। अब सर ये होमोजाइगस कहां से बीच में आ गया, तो बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो पढ़े थे ना, कि होमोजाइगस तब जब सेम हो और हेटेरोजाइगस तब जब सेम ना हो। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया था, हमें हेटेरोजाइगस के बारे में पूछा गया था, तो हमने बता दिया एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, कोई भी सेम नहीं है, तो ये हमारा हेटेरोजाइगस का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, शो द क्रॉस बिटवीन आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई एंड द स्टेट फिनोटाइपिक रेशियो ऑब्टेन्ड। ठीक है भाई, इसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसकी हम जब टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा, आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई की जो टेबल बनती है आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने हर टीम पढ़ रखा है। इसका रेशियो बनता है 9:3:3:1। इसको याद कर लेना और टेबल भी बनाना मत भूलना। नेक्स्ट, अ पी प्लांट homozygous for round seed is crossed with a plant homozygous for wrinkled seed. How many pea plant of 80 in F2 will have round seeds? ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे क्वेश्चन को। बोला गया है कि इसको अगर हम दो जनरेशन में डिवाइड कर दें, कैसे कि सर एक हम ले लेते हैं F1 जनरेशन, क्या ले लेते हैं कि सर एक हम ले लेते हैं F1 जनरेशन, दूसरा हम ले लेते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, अ पी प्लांट होमोजाइगस फॉर राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद द पी प्लांट होमोजाइगस फॉर रिंकल सीड्स। ओके, कोई बात नहीं, समझो। F1 का मान लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, क्यों, होमोजाइगस है, होमोजाइगस है तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी मतलब कि सेम जो हमारी ट्रेट्स हैं वो रहेंगी एक ही। उसके बाद हम ले रहे हैं F2 जनरेशन, क्या ले रहे हैं F2 जनरेशन में क्या आ रहा है हमारा, रिंकल सीड्स के लिए आ रहा है।
अब अगर F2 जनरेशन में रिंकल सीड्स के लिए आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम रिंकल सीड्स को लेकर चलेंगे तो हम जानते हैं कैपिटल आर जाता है या कैपिटल आर स्मॉल आर जाता है या स्मॉल आर कैपिटल आर या फिर दोनों ही स्मॉल आर चले जाते हैं। तो या तो हमारा दोनों डोमिनेंट जाएगा या दोनों रिसेसिव जाएगा या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव या एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है, बस हमें ये देखकर चलना है कि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो F1 और F2 जनरेशन 2 में जा रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमसे पूछा क्या गया था कि कितने प्लांट्स का, 80 प्लांट्स का। तो हम जाएंगे भाई 80 ऑफ 3/4, ठीक है, 80 ऑफ 3/4 तो 80 इंटू 3/4 तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो 0 यहाँ चला गया 20 हो गया और 23 जा कितना 60। टोटल यहाँ पर हम 60 टाइप्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो में दिया गया है 14th नंबर क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विद एन एग्जांपल व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ फूड चेन। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करिए, एक एग्जांपल दीजिए। कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज है किसमें, इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स लाइक डीडीटी। ठीक है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब जाएंगे, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। और वो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि सर कंसंट्रेशन बढ़ने से हम देख पाते हैं जो एनर्जी है वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। आपने पढ़ा होगा ना वो 10% एनर्जी रूल। 10% एनर्जी रूल में क्या बताया गया था कि हर एक ट्रॉफिक लेवल चेंज होने पर 10% ऑफ एनर्जी खत्म होती जाएगी या फिर 10% ऑफ एनर्जी कम होती जाएगी। तो उसका हमें ध्यान देकर यहाँ पर चलना है। आंसर लिखा हुआ है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपने आराम से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, स्टेट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर के खत्म होने के दो कारण बताओ। बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता हुआ है। एक तो यूवी रेडिएशन, एक तो यूवी रेडिएशन। दूसरी अगर हम बात करें कि सर दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यूवी रेडिएशन और दूसरी जो हमारा है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाना। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म, एक्वेटिक मतलब कि वाटर लाइफ को हार्म पहुंचाना, कहीं ना कहीं इससे ओजोन डिप्लेशन में असर पड़ता है। प्लस यूवी रेडिएशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज से पहले जो CFC गैस चलती थी रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह में, हालांकि अब तो बंद हो गई है, अब HFC गैसेस आ गई है, लेकिन जब CFC गैसेस चलती थी तब भी प्रॉब्लम आती थी। तो इसको देखकर चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अपन बढ़िया से सबसे पहले इस पैसेज को समझते हैं, जानते हैं, फिर क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए, आंसर्स आपको दिए गए, लेकिन आंसर्स देखने से पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अपने आंसर पर जाएंगे। क्वेश्चन पैसेज क्या है कि राहुल जो कि एक 14 साल का लड़का है वो एक्सीडेंटली एक हॉट पैन को टच कर लेता है। ओके, उसका हाथ अचानक से पीछे हटता है झटका देते हुए। उसके बाद क्या होता है, हिज डॉक्टर लेटर एक्सप्लेन दैट दिस क्विक विड्रॉल वाज कंट्रोल्ड बाय सिंपलर न्यूरल पाथवे। कि डॉक्टर बाद में बताता है कि अचानक से उसने हाथ पीछे खींचा, वो क्यों हुआ, सिंपलर न्यूरल पाथवे की वजह से। ठीक है, डॉक्टर ने ये भी बताया कि उसकी जो बॉडी है वो बॉडी दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम से चल रही है, उसकी बॉडी दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम से चल रही है, न्यूरल एंड हार्मोनल। ओके, दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस। आई नेम द न्यूरल पाथवे दैट कॉज्ड राहुल्स हैंड टू जर्क बैक। कहीं मैंने बताया था ना, मैंने बताया था अचानक से जब भी कुछ हमें एक्शन लेना हो, अचानक से हमारे सामने कुछ सडन सिचुएशन आ जाए, कोई हार्मफुल कंडीशन आ जाए, अचानक से पीछे हटते हैं, अपने हाथ को पीछे लेते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। कौन सा एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत बढ़िया। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट्स एड्रेनालाइन।
एड्रेनालाइन सीक्रेट करने वाली कौन सी ग्लैंड है? तो बेटा मैंने बताया था, एड्रेनालाइन को कन्वर्ट कर दो उसी वर्ड से, एड्रेनालाइन, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, अब व्हाट इज द रोल ऑफ एड्रेनालाइन इन एन इमरजेंसी सिचुएशन? तो एड्रेनालाइन का क्या रोल होता है इमरजेंसी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए? तो याद रखना, एड्रेनालाइन हमारे ब्लड फ्लो को बहुत तेज कर देता है, हार्ट बीट तेज कर देता है और हमें सडन एक्शंस को लेने में हेल्प करता है, जिससे हम सडनली कोई भी एक्शन को ले सके बिना कोई घबराहट, बिना कोई लेजीनेस। तो ये उसका काम रहता है। लास्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है, छोटे से टाइम के लिए होता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, 3 पॉइंट देखे। अब हार्मोनल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है। कैसा? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है स्लो, लॉन्ग लास्टिंग मतलब फॉर लॉन्ग टर्म, और केमिकल मैसेंजर्स मतलब हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी केस स्टडी में इस क्वेश्चंस को देखा, सॉल्व किया। कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, देखकर चलना है। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी सेक्शन कि ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता है। एक्सप्लेन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? ये डबल फर्टिलाइजेशन है क्या? तो याद रखना, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे क्या कि सर जो हमारा पॉलन है वो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स जाते हैं, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स जाते हैं, इसी को बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट एग सेल को फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जिससे क्या बनेगा? जिससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, यही तो मेन है, जिससे नए पौधे का जन्म हो रहा है। लेकिन सेकंड का क्या काम था? सेकंड का काम था कि वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, जिससे क्या हो सके? जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन सके। यही होता है हमारा पूरा क्या डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। मतलब कि एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स जाते हैं, एक मेल गैमेट एग्स के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। सेकंड मेल गैमेट क्या कर रहा है कि सेकंड मेल गैमेट भी फ्यूज होगा, लेकिन न्यूक्लियाई से। किससे होगा? कि वो न्यूक्लियाई से होगा और वो एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? कि वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जो उसके न्यूट्रिशंस और नरिशमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब एक मेल गैमेट क्या करे कि सर एग के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाए, दूसरा मेल गैमेट न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाए, जो कि नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल है। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कोई डाउट? ऐसा कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई पता है हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या? कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम वेजिटेबल्स को पकड़ लें। क्या पकड़ लें? वेजिटेबल्स मतलब वो प्लांट्स जिन प्लांट्स से वेजिटेबल्स मिले, या फिर थोड़ा चेंज करो इसको, मतलब प्लांट्स के वो पार्ट जिन पार्ट से हम दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस कर पाए, या फिर प्लांट्स के वो वेजिटेटिव पार्ट जिनसे हम दूसरे नए पौधे को जन्म दे सके। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? जैसे रूट्स, लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सब क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इन सब का इस्तेमाल करके अगर हम एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, एक नए पौधे का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, देन इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इस मेथड में हम कटिंग मेथड ले सकते हैं, जैसे कि रोज होता है, सुगरकेन होती है, इनके डंडी आप काट दो स्टेम और लगा दो, ये लग जाते हैं। हम ग्राफ्टिंग ले सकते हैं,
ग्राफ्टिंग मतलब कैसा, ग्राफ्टिंग मतलब होता है कि एक स्टेम में दूसरी स्टेम लगा देना, ठीक है। इस तरह से जब किसी पौधे के वेजिटेटिव पार्ट का हम इस्तेमाल करके एक नए पौधे को जन्म देते हैं, इस कंडीशन में वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। कई मेथड होते हैं जैसे कटिंग और ग्राफ्टिंग, इनका इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बायोलॉजी सेक्शन हमारा खत्म होता है। और ओके, एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमन किडनी मेंशनिंग द 3 मेन स्टेप्स। नेम द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। ओके, अगर हम बात करें, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या जाता है कि बेटा सेकंड जो जाता है वो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, मतलब यहां से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो बच गए उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आता है सीक्रेशन, क्या आता है कि सर फिर आएगा सीक्रेशन, कि अब जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो ट्यूब्यूल में सीक्रेट कर दिया जाएगा। और लास्ट इसकी अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की, तो वो क्या है, वो नेफ्रॉन है, ठीक है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तो आप कर ही लोगे। सी पार्ट है, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, हाउ डू किडनी कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो वाटर और सॉल्ट बैलेंस जो होता है बॉडी फ्लूइड का, वाटर और सॉल्ट बैलेंस, हम यही कहें कि बॉडी फ्लूइड में जो सॉल्ट होता है या फिर जो वाटर होता है उसको रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। और जो किडनी होती है वो इसमें मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि किडनी वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो किसमें हो रहा है, जो एडीएच के अंदर हो रहा है, उसको क्या कर रही है, उसको एडजस्ट करती है, उसको एडजस्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो या ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए, जब हमारी बॉडी रिहाइड्रेट हो तो क्या होता है कि ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने लगती है, उसको ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है और यही हमारा कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। इसको ध्यान देकर चलना। चलिए यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का। ये तो बहुत जल्दी जल्दी होगा क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शन है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये हमें दो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। ओके, AgNO3 NaCl दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड में प्लेस चेंज हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी ये है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड 4 सॉल्यूशन एंड टेस्टेड देयर पीएच। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच की अगर हम बात करें तो 7 पे न्यूट्रल रहता है, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर बेसिक, तो चेक कर लो। 12 बेसिक है, हटाओ, खत्म। pH 7 न्यूट्रल, खत्म। pH 3 एसिडिक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। Which of the following metals is extracted by the electrolytic reduction because it is highly reactive? Okay, highly reactive metal, कोई बात नहीं। क्या आयरन, क्या कॉपर, क्या सोडियम, क्या मरकरी? नहीं, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। CHO मिल गया हमें, क्या मिल गया, CHO। CHO क्या होता है, क्या CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या लगता है, नल, क्या लगता है, नल। नल नल देखो, प्रोपेन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉइक, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं। इन द रिएक्शन 2FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3 द टाइप ऑफ रिएक्शन इज ओके। कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिकम्पोजिशन, बिल्कुल डिकम्पोजिशन है कि एक कंपाउंड को ब्रेक करके नए 3 कंपाउंड बन रहे हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, बेकिंग सोडा NaHCO3 इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक बिकॉज। किसी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जो बेकिंग सोडा है वो एक माइल्ड सॉल्ट होता है। क्या होता है, वो एक माइल्ड बेसिक सॉल्ट होता है जो एक्सेस HCl को बिना किसी साइड इफेक्ट के न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। भाई कितनी बार बताया है, चींटी के काटने पर हमारे लाल लाल निशान पड़ जाता है, खुजली होती, खुजाते रहते हैं, वो क्या है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, किसका, फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं,
असर्शन आया, एल्यूमिनियम डज नॉट कोरोड इजीली डिस्पाइट बीइंग अ रिएक्टिव मेटल, बिल्कुल सही है कि एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है फिर भी कोरोड नहीं होता। ठीक है, क्या क्या रीजन है? एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ थिन टफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट्स सरफेस दैट प्रेजेंट्स फर्दर रिएक्शन। ओके, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल होने की वजह से या फिर उसके बावजूद भी कोरोड नहीं होता। इसका रीजन क्या है? तो एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल होने की वजह से भी कोरोड नहीं होता। उसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने से एल्यूमिनियम डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, रिएक्शन नहीं हो पाती, जिस वजह से एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल होने की वजह या उसके बावजूद भी वो कोरोड नहीं होता। ठीक है, आगे ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, आंसर द क्वेश्चन। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। द ब्लू कलर slowly fades and reddish brown substance is deposited on the zinc strip. Okay, identify the type of chemical reaction taking place. Okay, कोई बात नहीं, हमने देखा कि जिंक था, जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के बाद क्या किया कि जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग कर दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, देख ली हमने। व्हाई डज जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड नॉट वाइस वर्सा? के जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को अलग क्यों किया? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो जिंक है वो जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है बजाय कॉपर की, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक के मुकाबले। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 26, पहला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, नेम द एनोड कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। अब भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है कि एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, ठीक है, उसके बीच में भरा होता है एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पे क्या होता है कि सर एनोड पे हम देख पाते हैं कि जो इम्प्योर कॉपर होता है वो इकट्ठा हो जाता है एनोड पे और प्योर कॉपर इकट्ठा हो जाता है कैथोड पे, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। ठीक है, डायग्राम आप बना ही लोगे, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, व्हाट इज मीन बाय एलॉय। एलॉय क्या है? तो एलॉय का मतलब होता है जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब 2 और मोर मेटल्स mixes with each other then it is known as an alloy, तब वो एक alloy का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आंसर्स के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मिल जाएगी इसकी फाइल। व्हाट इज कैटिनेशन, हाउ डज कार्बन एग्जिबिट कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि सर जब कार्बन की वो प्रॉपर्टी, जब वो चेन बनाए, क्या बनाए? वो चेन बनाए, वो कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में या दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाए, उनकी चेन बनाए और एक लंबी चेन बनाकर एक नए एलिमेंट, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वो कैटिनेशन है। तो कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स, बिल्कुल सही बात है, विद अदर कार्बन एटम्स क्रिएटिंग लॉन्ग चेन्स। क्या बताया था मैंने? चेन बनाए, तो चेन बनाए या रिंग्स बनाए तो वो क्या है? कैटिनेशन है, तभी तो वो नए कंपाउंड बना पाता है। और याद रखना जो सीसी बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा होता है CH3COOH। ठीक है, याद रखना है इसका। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप आता है COOH वाला, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। जब एथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? रिएक्शन बनाओ, तो ये रही बेटा, साफ साफ दिख रही है आपको, तो देखो ध्यान से। एथेनॉल 2CH2H5OH, एथेनॉल हो गया हमारा, सोडियम हो गया। जब ऐसी कंडीशन में एथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम किसके साथ आ जाएगा? इथेन के साथ आ जाएगा।
तो सोडियम इसी के साथ आने के बाद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, वो यहाँ रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन बनेगी उसमें हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखो, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर ऑल पार्ट्स। अब इसको रीड करो और इसके सारे पार्ट्स का आंसर दो। अ स्टूडेंट टेस्टेड 4 सॉल्यूशंस यूजिंग पीएच पेपर, बिल्कुल सही बात है। सॉल्यूशन ए pH2 भाई एसिडिक, पहले ही बोल देता हूं। सॉल्यूशन बी pH7 न्यूट्रल, सॉल्यूशन सी pH10 बेसिक, और सॉल्यूशन डी pH4 स्ट्रांगली बेसिक। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई विच सॉल्यूशन आर एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। एसिडिक, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। एसिडिक कौन कौन से? एसिडिक हमारे हो गए एक, ओके, सॉल्यूशन ए। बेसिक pH10 pH40, मतलब कौन सा सी, ये कौन सा है, सॉरी सी और डी। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन बी, सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयंस। लगा दो भाई, क्या बनेगा हमारा कि हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर हम बात करें, ठीक है, तो बना दो। सबसे पहले किसमें pH7 ज्यादा है कि 14 वाले में डी, उसके बाद किसमें, उसके बाद सी वाले में, उसके बाद बी वाले में, और लास्ट हमारा ये हमारा हाइड्रोजन आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप लोग जानते हो कि पीएच क्या होता है। पीएच इज द स्केल, इज द पैरामीटर बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और सब्सटेंस। बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो कर ही लिया। स्टेट द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज बताइए। तो मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज मतलब भाई रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बोला गया है। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, और देन एच। ठीक है, तो हमारा एक कॉपर और ये हमारा मरकरी, सिल्वर, गोल्ड वगैरह दिया गया है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमें क्या दिया गया था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमें बताना है। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब बनेगा, तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनने पर हमेशा आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। ठीक है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो कॉपर जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो वो उसको हटा ही नहीं पाएगा। जिंक प्लस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस कंडीशन में जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाकर बैठ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल था। आगे देखते हैं 29th क्वेश्चन, बी ऑप्शन, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर हेमाटाइट। हेमाटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो बताइए। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन लिखिए अकरिंग एट डिफरेंट जोन्स, अलग अलग जोन्स, अलग अलग स्टेप्स पर जो केमिकल इक्वेशन आ रही है उनको लिख बताइए। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जोन 1, जहां पर हमारा बॉटम की अगर हम बात करें टेम्परेचर रहता है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को आप लिख लेना। जोन 2 में हमें दिया गया है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड दिया गया है, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जोन 3 मतलब ये सारी हमारी वो रिएक्शंस दी गई जो हमें पूछी गई, तो नोट कर लेना, आपको आती है। और बहुत जनरल सी चीजें हैं हमारे पास, ये इन रिएक्शंस को हमें देखना है, नोट करना है, आगे बढ़ना है। फिर दिया व्हाट इज कोरोजन गिव टू मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन क्या है भाई, बहुत सिंपल है। कोरोजन क्या है, बहुत सिंपल है, क्या ही इसको बार बार बताएं, तो क्या ही आप जानोगे, आप तो खुद असर होगी बैठ के कैसे कोरोजन, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सिंपल है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन क्या है कि किसी भी मेटल की रिएक्शन जब मॉइस्चर से होती है, उस कंडीशन में जब वो डिग्रेडेट करने लगता है, वो घटने लगता है, वो डिकम्पोज है, वो खराब होने लगता है, वो नष्ट होने लगता है, तो वो कहलाता है कोरोजन। तो द कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन और अदर केमिकल्स। ठीक है, इसको बचाएं कैसे, तो बचाने के लिए पेंट कर दो, और पेंट करने के बाद गैल्वेनाइजेशन भी होता है, मतलब जिंक की कोटिंग कर दो, क्योंकि जिंक
भारी मॉइस्चर या एटमोस्फेयर से रिएक्ट नहीं कर पाता, तो यहाँ बचा लेता है। ठीक है, तो इसको लेकर चलना है। आगे देखो, व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड फॉर्म एंड ईस्टर। स्पॉनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विथ स्ट्रॉन्ग बेस, कि जब स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होता है ईस्टर के साथ, उस कंडीशन में सोप और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो जब भी बोला जाए स्पॉनिफिकेशन है क्या, स्पॉनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, सोप बनाने की प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जिस प्रोसेस में ईस्टर और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में हाइड्रोलिसिस के द्वारा रिएक्ट करवाया जाता है और वहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, सोप एंड ग्लिसरॉल। तो इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आंसर में यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको याद करेंगे, अगर नहीं है तो वैसे वक्त मुझे पता है याद होगा आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट के बीच में 3 पॉइंट के ऊपर डिस्टिंग्विश करना है, उनके डिफरेंस देने। चलिए देखते हैं। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोप फैटी एसिड के हैं और डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड। पहला पॉइंट, फैटी एसिड और सल्फोनिक एसिड। आगे देखते हैं। सोप हार्ड वाटर से काम नहीं कर पाती, उन्हें सॉफ्ट वाटर चाहिए, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट होने के बाद सेकंड पॉइंट क्या बना कि सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्या बन रहा है कि नेक्स्ट बन रहा है सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ज्यादातर डिटर्जेंट जो होते हैं वो फुल्ली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आ गया, बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इनको हमें माइंड में लेकर चलना है। ये हमारे 3 डिफरेंसेस थे। बोला जाता है कि डिटर्जेंट्स को सोप से मुकाबले डिटर्जेंट को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है सोप के मुकाबले। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो बेटा इसका आंसर ही रहता है डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर में इसीलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिससे कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनता और ये इजीली धुलाई सफाई और काम कर सकते हैं। तो ये रीजन रहता है। ठीक है, चलिए। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद एथेनॉल अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, डिहाइड्रेशन विद कॉन्स H2SO4 एट 170 डिग्री ब्राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो याद रखना, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था एल्कलाइन KMnO4 का, तो उसमें क्या होता है कि C2H5OH प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा था ऑक्सीजन, तो ये हमारा एथेनोइक एसिड बनेगा यहाँ पे। उसके बाद जब डिहाइड्रेशन हुआ तो उसके टाइम पर क्या बना, एथीन। क्या हुआ था कि ऑक्सीडेशन में क्या बना, एथेनोइक एसिड बना, और उसी का डिहाइड्रेशन कर दिया तो क्या बना, एथीन बना। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसने भी नहीं पढ़ा हो, नहीं देखा हो, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सीरीज देखना ना भूलें, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन ऑफ द सीरीज, फिजिक्स पर हम आते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के सामने, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, द इमेज फॉर्म। भाई कॉनकेव मिरर है, जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और कैसी बनेगी बताओ, कैसे रियल बनेगी, कैसे रियल बननी तो चाहिए, इन्वर्टेड बनेगी, कैसे इन्वर्टेड भी बननी चाहिए, और क्या डिमिनिश्ड या फिर मैग्नीफाइड क्या रहेगी, कि सर डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चले, हमें पता कैसे चले, तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें इनके रूल्स पता हो, हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पता हो, क्योंकि जब तक हमें इनके रूल्स और प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होगी हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में होता क्या है, कॉनकेव मिरर में जो हमारी इमेजेस रहती हैं वो इमेजेस सारी ही कैसी होती हैं कि इमेजेस टोटल यहाँ बनती कितनी,
6 इमेज बनती है और उन 6 इमेज में 5 इमेज होती है रियल और इन्वर्टेड और एक इमेज रहती है कौन सी, कि सिर्फ एक इमेज हमारी होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर से 30 की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ हमारी 15 है, तो फोकस अगर 15 सेंटीमीटर पर है तो फोकस का डबल कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है 30, क्यों, ध्यान दिया ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 30 पर, फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ 15 है तो मतलब फोकल लेंथ का डबल कितना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 15 का डबल 30, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होने के मतलब कंडीशन क्या बन रही है कि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Which of the following is a non-renewable source of energy? Solar, wind, natural, tidal. सोलर रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस रिन्यूएबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। फॉर क्वेश्चन 32, इन सीरीज सर्किट इफ वन बल्ब फ्यूजेस ऑल अदर बल्ब आल्सो गोज ऑफ, बिल्कुल, क्योंकि सीरीज में अगर हमारे बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, भाई एक अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है बाकी सब खत्म हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं रीजन पर कि सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो सेम करंट फ्लो होता है सारे कंपोनेंट्स में, भाई यही तो रीजन है इसका कि सब कंपोनेंट में, हर एक कंपोनेंट में, सारे में सेम करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से अगर एक भी ब्रेक होता है तो बाकी सभी काम करना बंद कर देंगे, तो रीजन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट स्नेल्स लॉ, अरे भाई स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर हम कहें कि साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू आर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमारा क्या है, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। सेकंड क्या बोला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, ओके, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। भाई अगर हम बात करें एन की तो क्या दिया गया है, स्पीड इन एयर दी गई है, स्पीड इन ग्लास दी गई है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये करवा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको करवाना मतलब आपकी बेइज्जती, और मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर भी नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कमेंट करना, आज ही करना, इसका शॉर्ट बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन करना जरूर, ठीक है। आगे देखते हैं, अ हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर 400 वॉट 8 आवर्स पर डे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर 4 घंटे 400 वॉट पे चला 8 घंटे के लिए, तो 3200 वॉट पर आवर, 3.2 किलो वॉट पर आवर हो गया, ठीक है। टेलीविजन का निकाला हमने तो कितना निकल रहा है कि सर 1.2 किलो वॉट पर आवर, और फैन का निकाला तो 0.6 किलो वॉट आवर निकल रहा है, टोटल क्या हो रहा है, क्या पूछा गया था, टोटल पूछा गया है, तो टोटल निकल के आ रहा है कि 3.2 1.2 0.6 टोटल आ रहा है 5 किलो वॉट आवर पर डे। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, तो हुई क्या, इन द इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इज 5 रुपीज पर किलो वॉट आवर, तो पर किलो वॉट आवर अगर 5 रुपए है तो कितना लगेगा भाई, तो भाई 5 किलो वॉट आवर पर डे यूज हो रहा है, 30 दिन में कितना इस्तेमाल हुआ, कि सर 30 दिन में इस्तेमाल हुआ 5 × 30 15 150, और रेट कितनी है, 5 के हिसाब से रेट हो रही है, कितना 5 के हिसाब से रेट हो रही है, तो 150 × 5 करेंगे 750 रुपए का बिल आएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल यहाँ का क्वेश्चन बना। आगे देखो, a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of the focal length 20 centimeter, okay, the object distance is 30 centimeter। ध्यान देना बेटा, फोकल लेंथ क्या जा रही है, फोकल लेंथ जा रही है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जा रहा है 30 सेंटीमीटर पर, तो 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है
तो इसका डबल मतलब 40 सेंटीमीटर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अच्छी बात है। तो हमें यूजिंग लेंस फॉर्मूला फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। अरे भाई इतना सिंपल। लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है कि सर हमें यू क्या दिया गया है, यू हमें दिया गया है कितना 30। 30 कैसे दिया गया है कि सर कॉन्वेक्स लेंस से उस साइड 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस का 30। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना बेटा। उसके बाद फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हम 20 पे जाएंगे, फोकल लेंथ क्या होती है इसकी अपोजिट साइड होती है, तो वो हो जाएगी प्लस का बेस। इसको सॉल्व कर लेना 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आगे देखो, स्टेट द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, कि जो भी इमेज बनेगी वो एक तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि ये इमेज लेंस कैसा है, ये मैग्नीफाई करता है। क्या करता है, ये इमेजेस को मैग्नीफाई करता है, साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, अब रे डायग्राम बनाना है तो भाई रे डायग्राम को आप बनाना और कमेंट बॉक्स में उसकी इमेज डालना मत भूलना, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या सही है कि नहीं। इन केस आपको नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको डायग्राम का इलस्ट्रेशन भी देंगे। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। क्या करना है, अमित कनेक्टेड 3 बल्ब 40 वॉट 60 वॉट 100 वॉट इन सीरीज। ओके 40 60 100। ओके हिज फ्रेंड प्रिया कनेक्टेड आइडेंटिकल बल्ब्स इन पैरेलल विद द सेम सप्लाई। ओके उसकी फ्रेंड प्रिया ने 40 60 और 100 को पैरेलल में लगा दिया। इन हु सर्किट विल बल्ब्स ग्लो ब्राइटर। अब समझो, सीरीज में एक ही सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, पहले यहाँ आया फिर कम हुआ यहाँ गया फिर कम हुआ यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कंडीशंस आएगी वो बल्ब पर करंट प्रॉपर नहीं पहुंच पाया, कम होता गया, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, और यहाँ पर सभी के पास अलग अलग करंट गया तो ब्राइटनेस ज्यादा हो गई, तो प्रिया के जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइट ग्लो करेंगे। सेकंड, अमित सर्किट has total resistance of 1000 ohm, find the current in the circuit and the power consumed by V1। ओके अमित की अगर हम बात करें तो अमित का सर्किट कैसा था कि सर अमित का सर्किट था सीरीज में, किसमें था कि अमित का सर्किट था सीरीज में, तो इसमें क्या क्या बनेगा कि अगर रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस हमें दिया गया है आर, कितना आर दिया गया है 1000 ओम, और फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आर हमें दिया गया है, वोल्ट हमें कितना दिया गया था अमित का 220। ठीक है, तो 220 अपॉन 1000 1 2, ठीक है, तो 22 अपॉन 100 बेटा कर लेना 0.22 एम्पियर कुछ हमारा करंट यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है 0.22 एम्पियर। ठीक बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ प्रियास पैरेलल कनेक्शन ओवर अमित सीरीज कनेक्शन। प्रिया के पैरेलल कनेक्शन और अमित की सीरीज कनेक्शन में क्या एडवांटेजेस है, तो ईच अप्लायंस गेट फुल वोल्टेज। अगर प्रिया की अगर हम बात करें तो प्रिया का पैरेलल होने का फायदा ये है कि हर अप्लायंस को पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा, किसी में कम ज्यादा नहीं होगा, और एक डिवाइस अगर खराब होता है तो दूसरे प्रॉपरली काम करते रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। ये कुछ एडवांटेजेस है जो प्रिया को देखने को मिले। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नेम द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, इसमें क्या होता है, अपने हाथ को उठाओ, अपने हाथ को उठाया, हमने हाथ उठाया, स्ट्रेच द थंब, थंब उठाया, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, हमने तीनों क्या कर दिया परपेंडिकुलर 90 90 90। अब क्या हो रहा है, अब देखो इंडेक्स फिंगर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये बता रही है ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, क्या जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मिडिल फिंगर करंट डायरेक्शन, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, और फिर थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि जब हम मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थंब को परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होके इनको स्ट्रेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी बताती है किसको, कि सर ये हमारी बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमारी मिडिल फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन को, और ये हमें बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स हमें अपीयर, जो फोर्स हमें क्या बोलते हैं उसको बेटा महसूस हो रहा है।
उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड जाएगी। तो ये मैग्नेटिक और करंट डायरेक्शन और ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो मतलब कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। आगे देखते हैं इसका डिवाइस क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक मोटर है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोटर इस साल हमारे सिलेबस से हट चुकी है, पर भी कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है यहाँ पे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर जो डिवाइस है इसके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। फिर भी एडवांटेज था, बता दिया, माइंड में रखना, हमेशा भूलना मत कभी। आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर पे कि मोहन, अ 50-year-old टीचर, finds it difficult to read a book held at a normal reading distance 25 cm। ओके, एक मोहन जो 50 साल का व्यक्ति है, नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस पर रखी हुई किताब को नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है। पास का नहीं देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा है मतलब फार साइटेडनेस, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। पहला खत्म, पहला खत्म। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आई बॉल का बहुत ज्यादा छोटा हो जाना या फिर आई लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, इससे हमारी इमेज नहीं बन पाती। सेकंड आते, फोकल लेंथ क्या होगी, नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, क्योंकि डिस्क्राइब करके प्लस का 2.5 डायोप्टर जो पावर ऑफ लेंस हमें दी गई है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, F = 1/P, F = 1/2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.4 मीटर या फिर 40 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ शोइंग द डिफेक्ट एंड इट्स करेक्शन यूजिंग द एप्रोप्रिएट लेंस। तो बेटा इसका आपको रे डायग्राम बनाना है, इसका आपको रे डायग्राम बनाना है, और रे डायग्राम बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी फोटो डालना मत भूलना कि सर ने ये बनाया है, ये हमारा डायग्राम है, चेक करो इसको। बिल्कुल चेक करेंगे, तुरंत ही आंसर मिलेगा आपको। एक केस नहीं बना पाते हो तो उसका भी इलस्ट्रेशन वीडियो आपको मिल जाएगा, बस कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना कि सर हमें वीडियो चाहिए कि हम डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं। आगे देखते हैं, नेम द अदर कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से और कौन सा विजन हम करेक्ट कर सकते हैं? तो कॉनकेव लेंस से मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मायोपिया जो नियर साइटेडनेस होती है, इसमें हम दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर्ली देख पाएं, और ये होता इसलिए है क्योंकि आई बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेंस हमारा ज़रा मोटा हो जाता है, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम आती है। आइए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है, उस लास्ट क्वेश्चन के हमारे कुछ लगभग 3 पॉइंट बचे हुए हैं और हमारा क्वेश्चन फिनिश। लास्ट क्वेश्चन 39.8 स्टेट ओम्स लॉ। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, ओम्स लॉ क्या होता है? कोई बात नहीं। ओम्स लॉ ये कहता है किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या है? करंट फ्लो जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, बिल्कुल प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या हो जाएगा? तो हटाया तो हट जाएगा इक्वल I, और प्रोपोर्शनल हटाने के बाद कांस्टेंट ले लिया R, और यही R हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा होता है रेजिस्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, तो यही हमारा ओम्स लॉ है। 3 resistors R1, R2, R3 are connected first in series, then in parallel across a battery of 330 volt. For both case find the equivalent resistance. सीरीज में इक्विवेलेंट निकलता है R = R1 प्लस R2 प्लस R3, याद रखना हमेशा। और ये हो गया सीरीज का। पैरेलल में निकलता है हमेशा कैसे? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट दिया कहता द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट क्या होगा? तो हम जानते हैं V = होता है IR, करंट निकालना है तो I = V/R। इसका इस्तेमाल करके जब हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तब इसका इस्तेमाल करके वोल्टेज हमें कितना दिया गया है? 30 वोल्ट, हम I की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको फिनिश करना है। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 55 ओम इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है,
55 ओम का एक रेजिस्टेंस क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। 55 ओम का है और वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करना है, करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर था, वी हमारा 220, आर हमारा 55, तो इसको हम कट कर लेंगे, तो 5 से 11 टाइम्स गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 44 अपॉन 11, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, तो करंट कितना आ गया, करंट आ गया 4, कितना आ गया 4 एम्पियर। फिर बोला गया है हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। क्या हीट का फॉर्मूला जानते हैं, हीट मतलब क्या होता है, हीट मतलब होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है कि 4, 4 का स्क्वायर, आर कितना है 55, टी कितना है 220, इसको हम सॉल्व करने हमारा हीटिंग इफेक्ट निकल आएगा, ठीक है। और लास्ट है पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम का मतलब क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कितना है, कैसा वी हमें दिया गया है 220 का स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 55, यहाँ से हम पावर कंज्यूम भी निकाल सकते हैं। और ये आपकी सीरीज यहाँ फिनिश होती है। और बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए, लगे रहिए, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ वाइड व्यू अकेडमी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालना मत भूलना।